अगर आपका भी सपना है 2024 में आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या क्लर्क या फिर कोई भी बैंक एग्जाम क्रैक करने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपने 2024 साल में गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, तो जल्दी से सारे लोग आ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जो आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है उससे हम थोड़े से मोटिवेट होते हैं। तो पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि कैसे इस साल आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट या जो भी आपका इस साल का अटेम्प्ट रहने वाला है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या क्लर्क या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या बैंक के किसी और एग्जाम के लिए अगर आप लोग फोकस्ड हैं या एम किए हुए हैं, तो कैसे उसे अचीव कर सकते हैं अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सारे लोग जानेंगे ये बात। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर बैंक की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले तो ये चूज करिए कि आपको बैंक का एग्जाम देना है या एसएससी का देना है या स्टेट का देना है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, स्टेट एग्जाम या रेलवेज, सिलेबस आसपास ही है, ऐसा नहीं बहुत दूर सिलेबस है, लेकिन पैटर्न बहुत ज्यादा अलग है। बैंक एग्जाम्स का पैटर्न एसएससी के कंपैरिजन में तुलना में बहुत ज्यादा अलग है। एसएससी एग्जाम्स में जहां पर पूरी जीएस पूछी जाती है आपसे, जनरल स्टडीज, जिसमें आपसे वो साइंस भी पूछेगा, वो आपसे जनरल अवेयरनेस भी पूछेगा, आपसे पॉलिटी भी पूछेगा, हिस्ट्री भी पूछेगा। बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में सिर्फ जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, वो भी मेंस एग्जाम में पूछी जाती है, प्री में वो भी नहीं। तो पहले आप अपना एक फोकस क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे कि बैंक एसएससी दोनों सेम ही है, दोनों की तैयारी कीजिए। अगर आप मेरा ओपिनियन सुनोगे या पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि पहले कोई एक एग्जाम चूज कीजिए। इसके पीछे रीजन ये है कि दो नाव पे सवारी करने से कुछ हासिल नहीं होता, एंड में आगे जाकर एक्सीडेंट ही होता है। तो पहले अपना एक एग्जाम फोकस कर लो। अब आपने फोकस कर लिया कि इस साल हमें आईबीपीएस या एसबीआई का पीओ निकालना ही निकालना है, या कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर पीओ बहुत कठिन है, हम क्लर्क की तैयारी कर लेते हैं। तो जो ऐसा सोचते हैं कि क्लर्क की तैयारी कर लें, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हमेशा अपना जो एम है वो थोड़ा सा बड़ा रखिए। अगर छोटा एम रखोगे तो प्रिपरेशन या तैयारी भी छोटी ही करोगे। अगर आपका एम बड़ा होगा तो कोई ना कोई जॉब अपने लिए सिक्योर कर लोगे आने वाले साल 2024 में। तो सबसे पहले तो अपना एम थोड़ा सा बड़ा रखिए, ये मेरी एडवाइस है सभी को। पीओ की ही तैयारी करो, क्लर्क तो अपने आप हो जाएगा, क्लर्क तो पीओ के साथ फ्री मिल रहा है ना। तो पीओ अगर बन जाएगा तो क्लर्क तो बन ही जाएगा ना, उसका लेवल कम रहने वाला है। ठीक है। अब अगर सर पीओ क्लर्क किसी की भी तैयारी करनी है तो करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमको करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, पहले तो हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क की बात करेंगे। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क। तो प्री एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कशन हो चुका है कि प्री एग्जाम में क्या क्या आता है। मैं स्पेसिफिकली आज आपको जो बता रहा हूं वो आईबीपीएस, पीओ और आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का बता रहा हूं। ठीक है। तो इसके प्री एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्री एग्जाम में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। क्वांट और रीजनिंग, बस दो ही सब्जेक्ट है। 45 मिनट का होने वाला है, आपका 45 मिनट का एग्जाम होगा। दो सब्जेक्ट पूछेगा इसमें आपसे, क्वांट और रीजनिंग। आप क्वांट और रीजनिंग की बात करें कितने कितने मार्क्स की हैं सर, 40-40 नंबर के हैं। ये पता होना चाहिए पहले, कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आ क्या रहा है उस एग्जाम में। मैं हर बार हर वीडियो में ये बोलता हूं, जब तक आपको यही नहीं पता है कि आ क्या रहा है, आपको पढ़ना क्या है, तब तक आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते।
जब तक रास्ता पता नहीं होगा मेरे भाई, मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? भटक जाओगे ना, कभी लेफ्ट मुड़ जाओगे आप, कभी राइट मुड़ जाओगे। तो जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा, ये है रास्ता जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो 40-40, 40-40 मार्क्स का क्वांट और रीजनिंग दोनों आने वाले हैं आपके। अगर इनको आप ऐड करते हो तो भैया टोटल क्वेश्चन कितने बन गए? 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन अगर आपको 45 मिनट में करने हैं तो इतनी तो मैथ आपको आती है कि इनको अचीव करने के लिए आपको स्पीड बहुत अच्छी चाहिए, एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? कि आपको स्पीड की क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, सोचने का समय बहुत कम है हमारे पास, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। तो अब सर स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, लेकिन उसके लिए करें क्या? स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करें? तो उसके लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। तो स्पीड कैसे आएगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी, मॉक में नंबर कैसे आएंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमसे प्री एग्जाम में वो क्या क्या पूछने वाला है। तो आपके सामने आप देख सकते हो, देख पा रहे होगे कि ये सारे टॉपिक हैं आपके प्री एग्जाम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं मैंने, वो टॉपिक नहीं लिए जिनसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा वो। ये मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वो इन टॉपिक से पूछेगा जो आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वांट्स की अगर हम बात करें तो डीआई। अच्छा, डीआई में भी स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है कि सर डीआई में स्पीड नहीं आ रही है, डीआई को शुरू कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग सेशन लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। मैंने आपसे लास्ट में भी कहा था, लास्ट वीडियो में, कि भाई जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, सो दैट लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आना शुरू कर दें। आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो तो सारे दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो, सो दैट मजा आए आपको भी लाइव क्लासेस पढ़ने का। डीआई शुरू करेंगे फुल स्पीड से, लेकिन एक ही शर्त है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, तभी लाइव हो पाएगा, अदरवाइज लाइव क्लास यूट्यूब पे नहीं होंगी। तो डीआई, मेजॉरिटी डीआई की है, 20 मार्क्स तक की तो वो डीआई ही पूछ लेगा आपसे। कितने मार्क्स के डीआई पूछ लेगा बाबू? 20 नंबर की डीआई पूछ लेगा। क्वाड्रेटिक पूछ लेगा 5 नंबर की, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 10 नंबर तक के पूछ लेगा, नंबर सीरीज वो 5 नंबर की पूछ लेगा, वर्ड प्रॉब्लम 10 नंबर तक की पूछ लेगा। इस तरीके से मिलाकर आपके 40 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या क्लर्क में। अगर हम यहाँ पर रीजनिंग में आ जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने क्वांट बता दिया था, इसलिए जल्दी से मैंने रीजनिंग पर जंप कर दी। रीजनिंग में पजल, पजल की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन वो सिर्फ पजल से ही पूछने वाला है। 3 पजल पूछेगा, 15 क्वेश्चन उससे बन रहे होंगे। सेटिंग अरेंजमेंट 10 नंबर तक का सेटिंग अरेंजमेंट पूछ लेगा, ठीक। नेक्स्ट, सिलॉक्स 5 क्वेश्चन सिलॉक्स से हर साल पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन 5, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन ये मैंने एक ही साथ रखे हैं। 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है वो ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन से। अब क्या हुआ है, लास्ट साल में कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज किया है। कभी कभी ब्लड रिलेशन दे देता है, कभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दे देता है, कभी दोनों भी दे देता है। तो जरूरी नहीं है दोनों ही आए, दोनों आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लेगा 5 क्वेश्चन और इनइक्वालिटी से पूछ लेगा 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका 40 नंबर का पेपर सेट करेगा। इन सबको जोड़ोगे तो मे भी 40 से ज्यादा बने। 15 10 25 30 35 40 45, 45 मार्क्स का मैंने बताया। लेकिन वही है कहानी, कभी कुछ कम कर देगा, कभी कुछ ज्यादा कर देगा, मिला जुला कर आपको कितना बना देगा, ठीक है। तो ये सारा रीजनिंग का रहने वाला है। ये सारा कहां का रहने वाला है, रीजनिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको क्वांट के भी बता दिए और रीजनिंग के भी बता दिए। अब इन पर तैयारी कैसे शुरू करें, उसके लिए भैया आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है और शेयर करना है, तभी तो बता पाएंगे ना। तो वो छोटा सा यार एक काम करिए। तो भाई ये सारा है आपका प्री का। पहले प्री पर फोकस करो, हर बार मैं कहता हूं पहले किस पर फोकस करो, प्री पर। जब लगे कि प्री अब अचीव हो जाएगा, इतनी तैयारी हो गई है, खुद में कॉन्फिडेंस आ गया है, तब मेंस एग्जाम की तरफ बढ़िए। तो पहले प्री पर अच्छी ग्रिप कर लो। बार बार मैं हर वीडियो में कह रहा हूं कि प्री पर ध्यान दो। प्री ही नहीं निकलेगा, बच्चों के 2-2 साल तक प्री नहीं निकलते, वो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए। अब सर करना क्या है रोज? देखो भाई, आप बात करें तो अगले 5 महीनों में 5 मंथ्स का आपके पास टाइम है।
आईबीपीएस आरआरबी फेस करने में, आईबीपीएस आरआरबी फेस करने में कितना टाइम है सर? 5 महीने का समय है। क्यों 5 महीने का समय है मैं बता देता हूं। जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और अगस्त में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। और हाल फिलहाल में क्या चल रहा है सर? फैब चल रहा है। तो अब आप जोड़ लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 और 5, वही तो बोला 5 महीने का समय है। तो जो करना है इन्हीं 5 महीनों में करना है, बनना है या बिगड़ना है सब इन्हीं 5 महीनों में। अच्छा अब एक और बात बताऊं मैं आपको, एक और बात बताऊं मैं आपको। अब इससे फायदा क्या होगा, जो मैं आपको सारी ये गणित बता रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा वो भी बताता हूं, वो भी सुनिएगा। आपने आरआरबी पर अच्छा फोकस कर लिया तो मेरे भाई आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसबीआई पीओ और क्लर्क पर तो अपने आप ही फोकस हो गया। बताओ मैं गलत कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? अब आप कहोगे सर आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है, इनमें आती है, तो इंग्लिश के लिए एडिशनल आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और उसी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए हम लोग बहुत जल्दी द हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि क्या आप सारे लोग भी चाहते हैं कि द हिंदू एडिटोरियल पोर्शन हम शुरू करें जल्दी से जल्दी। कमेंट करके बताइए। जितनी ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें शुरू करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब अगर आप आरआरबी पर फोकस कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया आपको कैसे करना है। इन 5 महीनों में आपको क्या क्या काम करने हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो एक स्केड्यूल बनाइए। वो स्केड्यूल मत बनाना जो बचपन में बनाते थे कि पेपर चिपका दिया दीवार पर, 3 घंटे 3 घंटे क्वांट पढ़ना है, 3 घंटे 12 बजे से 2 बजे तक रीजनिंग करना है, 10 बजे से 12 बजे तक अंक पढ़ना है। ये मत बना। उस टाइम पर वो काम हो नहीं पाते हैं, हो नहीं पाते हैं, फिर हम करते नहीं है। आप स्केड्यूल कुछ ऐसा बनाओ जिसमें मैथ उसको 2 घंटे दो, कोई भी दिन के 2 घंटे, रीजनिंग आपके ऊपर है कितना समय देना चाहते हो, 1 घंटा भी दोगे तो बहुत है। इंग्लिश 2 आवर। अब इसमें इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं गाइस, इंग्लिश से बच्चों को बहुत डर लगता है, लगता तो क्वांट से भी है लेकिन इंग्लिश से स्पेशली बहुत डर लगता है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उसमें ग्रामर का पोर्शन बहुत कम है और रीडिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा है। तो जो आप 2 घंटे इंग्लिश को दे रहे हैं उसमें 1 आवर आप सिर्फ रीडिंग कीजिए। किस चीज की रीडिंग करनी है? रीडिंग करनी है आपको न्यूज़पेपर की। कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए और उसके एडिटोरियल पोर्शन की रीडिंग कीजिए। डेली की जो लोकल न्यूज आती हैं कि फलाने चौराहे पर इसका खून कर दिया, इससे सोने की चैन लूट कर ले गए, है ना, रमेश का अपहरण हो गया, ये न्यूज आपके काम की नहीं है। आपको रीडिंग करना है एडिटोरियल पोर्शन, ठीक है। और बाकी के बचे हुए 1 आवर में प्रैक्टिस कीजिए। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है हमको? प्रैक्टिस करनी है सर एक्सरसाइज सॉल्व करने की, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए, क्लोज टेस्ट बनाइए, फिलर्स कीजिए, पैराजंबल कीजिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल एक ही बात है, डबल फिलर कीजिए, वोकैबुलरी याद कीजिए, ठीक। बाकी के बचे हुए 1 घंटे में ये कीजिए। इस तरीके से आपको इंग्लिश में करना है। ग्रामर का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। ग्रामर को अगर आप कम ध्यान दोगे तो भी काम बैंक के एग्जाम में चल जाएगा, एसएससी में बिल्कुल नहीं चलेगा। एसएससी में ग्रामर बेस्ड ही आती है अंग्रेजी, ठीक है। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में भी सेम करिए। 1 आवर आप कोई चैप्टर कीजिए, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए और बाकी के बचे हुए 1 आवर में आप क्या करिए,
प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो मेरी बात? रीजनिंग में भी सेम कीजिए। 1 घंटे के समय में जितने ज्यादा पजल और सेटिंग अरेंजमेंट लगा सकते हो वो लगाओ, वही आपको पार। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक स्केड्यूल बनाना है जिसमें इनिशियल फेज में हमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को टाइम देना है। टोटल 5 घंटे। आप अगर इसको देखोगे तो ये टोटल 5 आवर्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। 5 घंटे का मैंने आपको बताया है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। जब आपको लगे कि अब आपका सिलेबस फिनिश होने लगा है, काफी सिलेबस हो गया है, 50-70% सिलेबस कर लिया है, तब इसमें एडिशनली मॉक जोड़ दीजिए, ठीक है। मॉक के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये इतना आपको स्केड्यूल में करना है। सेकंड है मॉक, कि जब लग रहा है कि सिलेबस काफी ज्यादा पूरा हो चुका है, तो अब मॉक लगाना शुरू कीजिए। एक मॉक लगाने की कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर, लेकिन इसको स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्ट वीक में 1 मॉक लगाना है, सेकंड वीक में 2 मॉक लगाना है, थर्ड वीक में 3 मॉक लगाना है, और फोर्थ वीक से 3 मॉक अ वीक का टारगेट लेते हुए चलना है। जब लगे कि 3 मॉक हम लगा पा रहे हैं हर एक वीक में, तब उसकी संख्या बढ़ाइए, 4 मॉक कीजिए, 5 मॉक, ठीक है। डेली मॉक नहीं भी लगा पाओगे, अगर अल्टरनेटिव डेज पर भी 1 मॉक लगाओगे आप, तो भी आपका अच्छा काम बन, ठीक है। मॉक की अगर बात करें तो किसी भी कंपनी के मॉक आप ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे से ही मॉक लो, किसी भी कंपनी के मॉक, कंपनी जो भी है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूट या चैनल, किसी के भी मॉक ले लीजिए। मॉक लगाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मॉक लगाए बिना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा हमारी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है या अभी तक हम कितना तैयार कर चुके हैं। मॉक से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेली के क्विज लगाइए। डेली के क्विज आपको क्वांट के लगाने हैं, मैथ्स जिसे कहते हैं, रीजनिंग के लगाने हैं, और इंग्लिश के लगाने हैं इनिशियल फेजेस में। इसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हो, जो भी एग्जाम है आपका उसके अकॉर्डिंग अपने डेली के क्विजेस आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्विज डेली लगाइए। नंबर ऑफ क्विज आपको डिसाइड करने की आप कितने कर सकते हो। अब मोटिवेशन मैंने यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें लाइफ में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। होता क्या है कि जैसे आज मैंने आपको समझाया कि बेटा पढ़ाई करना है, तो आज आप एकदम से मोटिवेटेड हो जाओगे कि हाँ सर ने कह दिया पढ़ाई करना है, लेकिन ये मोटिवेशन 2 दिन 3 दिन ही चलेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा। तो आपको फिर 3 दिन के बाद पंप अप चाहिए, कोई आपको समझाने वाला बताने वाला हो, जो आपको रियलिटी दिखाए कि बेटा पढ़ ले, वरना जीवन जो है अंधेरे में चला जाएगा, नर्क बन जाएगा। तो ये बताने के लिए आपको मोटिवेटेड रहने के लिए बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो। वीडियोस देख सकते हो खुद को मोटिवेट रखने के लिए। वो रील्स के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, मोटिवेशन वीडियो बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे। फालतू का जो कचरा देखते रहते हो आप लोग, उसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत कुछ है, तो वीडियोस देखिए, है ना। मोटिवेशन लेक्चर्स ले सकते हो आप, क्लासेस। मैं ये नहीं कह रहा कि पेड कुछ मत करो, सब फ्री, है ना। अपने टीचर से बात कीजिए जिनसे आप पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो खुद को बस मोटिवेट करती है ना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ा था, इंटरव्यू देखा, उसके बाद ही मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि सबने कहीं ना कहीं ये कहा कि सर हमें हमारी लाइफ में मोटिवेट करने वाला कोई ना कोई था। हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे फ्रेंड्स, जो डेली बेसिस पे अल्टरनेटिव डेज पर कॉल करके हमसे बात करते थे, हमको मोटिवेट करते थे। तो मोटिवेशन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब जब हम एक सेम रूटीन फॉलो करने लगते हैं ना, कि डेली बस उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं और सो जा रहे हैं, तो उस लाइफ से बोर होने लगते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अभी जॉब करने लगोगे, तो सुबह उठना है, जॉब पर जाना है, शाम को आना है, खाना खाना है, सो जाना है, आप इस रूटीन को फॉलो करो, आप 1 महीने में बोर फील करने लगोगे। लेकिन क्योंकि जॉब से हमें सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो वो हमारा मोटिवेशन है। सैलरी हमारा मोटिवेशन है कि जिसके लिए हमें रोज उठना है, जाना, ऑफिस जाना है। अगर मोटिवेशन ना हो, फ्री में जाना हो, तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन, अब सैलरी तो कोई तुम्हें देगा नहीं तैयारी करने की, तो यहाँ तुम्हें खुद को मोटिवेट रखना है डेली बेसिस पर। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट, क्लासेस।
क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप पहले 2 बातें यहाँ से आती हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी तक कुछ ज़्यादा ख़ास पढ़ा नहीं है और आपको पढ़ना है, तो आपने क्लासेस लगानी ही है, फिर तो आपने मैथ्स के सारे चैप्टर करने हैं एक बार बैठ के। उसके लिए कोई अच्छी बुक जो आपको ठीक लगे, मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊँगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। क्लासेस लगाइए, कुछ क्लासेस तो हम ही स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जहाँ से मिले वहाँ से क्लासेस लगाइए, ऑनलाइन, ऑफलाइन सारी फैसिलिटी है आजकल मार्केट में, ठीक है? अब क्लासेस में भी कुछ क्लासेस लाइव लगाइए और कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग्स देखिए। क्योंकि अगर सिर्फ लाइव क्लासेस लगाते रहोगे, तो खुद पढ़ाई कब करोगे? बस लाइव क्लासेस लगाए जा रहे हैं सुबह से शाम तक। पढ़ाई कब कर रहे हो? सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी के बिना नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे, तब तक कोई एग्जाम बाबू नहीं बनेगा। सेल्फ स्टडी से होगा, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलेगा, तो कुछ क्लासेस लाइव देखिए, कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग देखिए। रिकॉर्डिंग में होता क्या है? रिकॉर्डिंग में फायदा यह है कि आप क्लास की स्पीड बढ़ाकर 2x स्पीड पर देख सकते हो, 1.75x पे देख सकते हो। उससे क्या है, 1 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे, समय बचेगा, सारी चीजें सीख जाओगे। जब जहां पाउस करने का मन है वहां उसे पाउस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लाइव भी देखिए और रिकॉर्डिंग्स भी देखिए। रिकॉर्डिंग का मतलब अगर यूट्यूब पे पड़ी है तो बाद में देख लिया उसे। लाइव क्लासेस तो अभी हम चैनल पर लाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब अभी तक ज्यादा नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दो। हम भी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो डीआई की ही करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार डीआई पर ग्रिप बना ली तो कोई प्री एग्जाम तो रहेगा नहीं। मेंस में भी आती है लेकिन प्री तो सारे क्वालिफाई बन जाएंगे आप, ठीक है? तो क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सिलेक्शन में। और लास्ट पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है, और वो है लीव योर कंफर्ट जोन। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, तब तक लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। पैतृक चला आ रहा है, दादाजी से पापा को मिला, पापा से आपको मिल गया, वो अचीवमेंट नहीं है। कि पापा ने एक बिजनेस खड़ा किया था, जब पापा ने आपको हैंड ओवर किया, उसकी वैल्यू 10 करोड़ थी, आपने उसे 50 करोड़ तक पहुंचा दिया। दैट इज नॉट द अचीव। आपने खुद से कुछ अचीव नहीं किया। पापा का बिजनेस पहले से सेटल था, आपने उसको आगे बढ़ा दिया। अचीवमेंट इज द की, या अचीवमेंट का मतलब है आपने अपने दम पर कुछ किया। और वो सब तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, जब तक जीवन में स्ट्रगल नहीं करोगे। तो थोड़े से स्ट्रगल्स भी जरूरी हैं। और स्ट्रगल से मेरा मतलब ये नहीं है कि पड़ोस के मैदान में जाके गड्ढा खोदने लगे कि सर स्ट्रगल कर रहे हैं, ईंटें उठाएंगे, मजदूरी करेंगे, ये स्ट्रगल नहीं है सर। स्ट्रगल का मतलब है कि जो अभी आपकी लाइफ का उद्देश्य है, गवर्नमेंट जॉब निकालना, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए। अगर सैक्रिफाइस करने की नौबत आए कि सर शादी में जाना है और परसों एग्जाम भी है, कल शादी है मेरे कजिन की, तो भाई एग्जाम इंपॉर्टेंट है। शादियां होती रहेंगी, हो ही रही है, बचपन से इतनी हो रही हैं। एग्जाम नहीं छोड़ा जा सकता। तो सैक्रिफाइसेस की अगर बात आए तो सैक्रिफाइस भी कीजिए। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जब भी बात आए, अपने कंफर्ट जोन को तुरंत छोड़िए और हार्ड वर्क और स्ट्रगल पे लगिए। जब तक आप लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे सर, किसी को भी नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिलेगा। बिना स्ट्रगल के सर कुछ नहीं बनता। स्ट्रगल लाइफ में करना ही करना है, तो स्ट्रगल्स कीजिए, पढ़ाई में स्ट्रगल कीजिए, हार्ड वर्क में खुद को मोटिवेट रखने में स्ट्रगल कीजिए, ठीक है? अपना टाइम बचाइए। अननेसेसरी कि हम तो सर घर में ही रहेंगे, हम घर से बाहर कैसे जाएंगे, खाना कौन खिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, या फिर अच्छा आपको माहौल नहीं मिल पा रहा पढ़ाई के लिए, और आपको कहीं शहर दूर जाना है, 2 शहर दूर जाना है, और अब आप अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ पा रहे हो कि नहीं मैंने तो मम्मी पापा के पास ही रहना है, मम्मी के हाथ का खाना खाना है। तो भैया जिस दिन जॉब लग जाएगी, उस दिन क्या तुम्हारे घर में बैंक होगा? नहीं होगा ना। वो बैंक भी तो 2 स्टेट 3 स्टेट दूर होगा। तब वो जॉब कैसे करोगे? तो जब तुम आज स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हो, तो भैया जॉब में स्ट्रगल कैसे करोगे? समझ में आ रही है इतनी बात? तो अपने कंफर्ट जोन को जरूर छोड़िए। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे।
तो कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। अगेन कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब घर से बाहर जाके मजदूरी करना नहीं है। अभी आपका उद्देश्य लाइफ का सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है, उसी पर फोकस कीजिए और किसी फोकस मत कीजिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि मैंने प्री एग्जाम से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझाऊं कि मेंस क्रैक करने के लिए क्या करना है, क्योंकि मेंस की स्ट्रेटजी एकदम अलग है। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी प्री एग्जाम से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि अगर प्री की बात करें तो प्री में सिर्फ दो चीजें चाहिए, पहली है स्पीड, दूसरी है एक्यूरेसी। इन दोनों के बदौलत आपका हो जाएगा। लेकिन मेंस में स्पीड अगर हल्की भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मेंस की स्ट्रेटेजी प्री से बहुत अलग होती है। अगर एक्यूरेसी थोड़ी सी कंप्रोमाइज भी हो जाएगी मेंस में तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि मेरिट बहुत कम जाती है। प्री की मेरिट इतनी ऊपर जा रही है। तो ध्यान दीजिए, अभी से फोकस कीजिए, अपना एक एम डिसाइड कीजिए। इस साल 2024 में मैंने गवर्नमेंट जॉब पाना ही पाना है। मैंने क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब पाना ही पाना है। और लग जाइए सर। जब तक आप लगेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो लिखकर 2024 में सिलेक्शन लेना है, लिखो पेपर पे और अपने स्टडी रूम पर उसको चिपका दो कि इसके बिना नहीं होगा सर, ये करके रहना है, ठीक है? तो एम बनाइए, जब तक एम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक बनेंगे जी। मैं इसकी स्ट्रेटजी में लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, शो योर लव। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो